वेलकम टू माय चैनल। एक और क्वेश्चन आज देखते हैं बोर्ड का क्वेश्चन और डेथ के ऊपर, क्योंकि डेथ के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और ये 6 मार्क्स में हमारे जो क्वेश्चन है अब तक लगभग हर ईयर आया है। तो डेथ के क्वेश्चन को देखते हैं अपने रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन कहता है कि द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम और कार्तिक 3 पार्टनर्स हैं और उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:3:4 की है और 31 मार्च 2012 को उनकी बैलेंस शीट ये है। तो यहाँ जब हम डेथ हुई है, क्योंकि नीचे लिखा है कि सुधा डाइड, एक तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर डेट कौन सी है। तो वो हमें पता चल गई कि सुधा की जो डेथ है वो 30 जून 2012 को हुई है। तो हमें टाइम नोट करना होता है, तो वो टाइम हमारे लिए हो गया, देखिए जो ईयर क्लोज हुआ था, ईयर क्लोज जिसकी बैलेंस शीट गिवन है वो है 31 मार्च 2012 और उसके बाद जो सुधा की जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 2012। तो इस बीच का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में सुधा हमारे साथ या बिजनेस के साथ जो है वो 3 मंथ तक उसका इस बिजनेस के साथ कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो हम उस मंथ को या ये टाइम जो होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले टाइम निकालना जरूरी होता है। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड ये बताती है, तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहिए कि सुधा को इस बैलेंस शीट में से क्या क्या मिलेगा। एक तो जो सुधा का बैलेंस है वो, दूसरा जनरल रिजर्व जब गिवन है उसमें उसका जो शेयर है वो, सुधा ने फॉर्म से लोन ले रखा है तो इसको भी एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्टली सुधा के कैपिटल अकाउंट में जाए। तो जब हमें ये पता चल गया कि सुधा के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये है, इस क्वेश्चन में बोला ही ये गया है कि सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाइए और एग्जीक्यूटर को कितना पैसा जाएगा वो बताइए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले जो सुधा का बैलेंस है 31 मार्च 2012 को वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो उसको देखें तो वो 60,000 है, 60,000 लिख दिया। अब ये पक्का है कि हमें पता है कि जनरल रिजर्व में उसको शेयर मिलना है, तो आप दे दीजिए जो पता चल गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जनरल रिजर्व के अंदर सुधा का शेयर, क्योंकि हम सिर्फ सुधा की बात कर रहे हैं, सुधा का शेयर है 3/10। तो 3/10 ऑफ 10,000 अगर हम निकालेंगे, सुधा शेयर इन जनरल रिजर्व 10,000 का जनरल रिजर्व, उसमें सुधा का शेयर 3/10। तो जब हम इसको निकालते हैं तो हमें पता चलता है वो 3,000 आएगा। तो हम उस 3,000 की भी एंट्री यहाँ पर कर देते हैं। तो ये एक चीज और हो गई जो बैलेंस शीट से थी। अब सुधा का जो ये लोन अकाउंट है इसको भी आप ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि ये पैसा फर्म को सुधा से लेना है तो वो उसके डेबिट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सुधास लोन अकाउंट, इसका लोन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा और ये लोन अकाउंट का बैलेंस था 10,000। तो इस तरीके से हमने उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, देखते हैं कि एडजस्टमेंट हमें क्या कहती है। तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो गुडविल से रिलेटेड है और कहा गया कि जो गुडविल है फर्म की वो 2 ईयर परचेज पर आपको निकालनी है और एवरेज प्रॉफिट पर निकालनी है, वो भी लास्ट 3 ईयर। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का क्या है, तो वो मैं सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में देखता हूं। तो मुझे वो गिवन है, मुझे निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर 42,000। तो यहां हमने एवरेज प्रॉफिट दे दिया, तो इस एवरेज प्रॉफिट देने के बेस पर मैं गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल क्या होगी, देखिए 42,000 का तो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर का, और क्या आपको बोला गया है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए।
तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 84,000। तो ये फर्म की है, बस ये आपको याद रखना है, यहाँ पर फर्म की है। अब क्योंकि गुडविल का आपको पता है कि गुडविल को जो पे किया जाता है वो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू किया जाता है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। दैट्स मीन्स जो रेशो रहीम और कार्तिक की ओल्ड है वो न्यू भी बन जाएगी और वही क्या होगी, गेनिंग रेशो भी होगी। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, रहीम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। ऐसे ही हम कार्तिक के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, ये भी गेनिंग पार्टनर है। और जो भी अमाउंट सुधा का शेयर बनता है गुडविल में, क्योंकि अभी तक हमने फर्म की गुडविल निकाली है, वो सुधा को दे देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर जो है गेनिंग रेशो इनके बीच की 3:4 है। तो ये 3:4 में जो भी सुधा का शेयर बनता है वो उसको पे करेंगे। तो हम देखते हैं सुधा शेयर ऑफ गुडविल। तो सुधा का शेयर अगर हम गुडविल में देखें तो 84,000 की गुडविल है और सुधा का शेयर है 3/10, क्योंकि शेयर तो उतना ही रहेगा 3/10। तो जब हम इसका 3/10 निकालते हैं तो वो आता है 25,200। तो ये अमाउंट सुधा को मिलना है, तो हम सुधा के क्रेडिट में लिख देते हैं। अभी जरा पेन वहां पर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। 25,200 सुधा को मिलना है और देंगे उसको 3:4 की रेशो में रहीम और कार्तिक। तो जब हम इसका निकालते हैं ये तो 3601 शेयर आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10,800 रहीम देगा और 14,400 कार्तिक देगा। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। वहां जरा पेन चलेगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और एंट्री हम सीधा अपने कैपिटल अकाउंट में ले आते हैं। तो मुझे रहीम और कार्तिक को, क्योंकि सुधा का अकाउंट तो कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट के उसके सुधा के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उन दोनों पार्टनर के नाम जो डेबिट में है। एक का नाम रहीम है और एक का नाम कार्तिक है। यहाँ ये 10,800 का अमाउंट और यहाँ ये 14,400 का अमाउंट। तो हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर ली, तो हमारी पहली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी सेकंड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में ये जो टाइम है, इस टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो इसको हमको याद रखना है। ये क्वेश्चन इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने जो सीखा था वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला था। यहाँ कहा गया है कि सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो यहाँ पर सेल के बेस पर है, तो सेल बेसिस पर भी आपको बताना था, समझाना था कि सेल बेसिस पर कैसे निकलता है, इसलिए भी ये क्वेश्चन लिया गया है। अब उसने कहा कि सेल पिछले साल की अगर देखें 31 मार्च 2012 की, तो वो 4 लाख रुपीस है और अब 1 अप्रैल से 30 जून तक सेल देखें तो वो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। पिछले साल 4 लाख की सेल पर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है।
क्योंकि इसी के बेस पर मैं अब का प्रॉफिट निकालूंगा, और प्रॉफिट भी किसका निकलेगा, फर्म का। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी मैं जो जनरल एंट्री वाला पोर्शन है उसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है। और देखिए, अब हम लास्ट ईयर की सेल लिखते हैं सबसे पहले। तो लास्ट ईयर की जो सेल है, अगर उसको देखें पहले हम, तो लास्ट ईयर की सेल्स मुझे बताइए कि 4 लाख रुपीस, ठीक है। अब इस 4 लाख रुपीस पर प्रॉफिट जो है पिछले साल का, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो 1 लाख है, ठीक है। अब अगर मैं निकालने लगूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी भाई सेल के बेस पर, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल कितनी थी, तो आप क्या करोगे, ये जो 1 लाख रुपए है ये ऊपर लिखोगे, और जितने की सेल है वो नीचे लिखोगे, और इनटू में परसेंटेज निकालनी है तो 100 लगा दोगे। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि सेल का 25% क्या है, प्रॉफिट। तो ये मुझे समझ में आ गया कि 25% प्रॉफिट होता है जो भी सेल है, और उसी को बेस बनाकर मुझे अब देखना है इस साल का प्रॉफिट कितना है। तो अब 1 अप्रैल 2012 से 30 जून जो डेट ऑफ डेथ है उस डेट तक देखूं मैं, अगर सेल कितनी है तो पता चलता है कि वो 1,50,000 है। प्रॉफिट परसेंटेज तो कितनी रहेगी, वही 25% रहेगी। तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं कैसे, 1,50,000 को अगर मैं 25% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। जब उसको कैलकुलेट मैं करता हूं तो वो 37,500 का प्रॉफिट आता है। ये बात आप याद रखना कि जो ये प्रॉफिट आया है ये फर्म का आया है। मैं यहाँ इसलिए लिख देता हूं कि ये फर्म का प्रॉफिट है, और हमें जो चाहिए वो सिर्फ सुधा का चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ हम उस डेट तक, जितने दिन तक उसने काम किया उसको प्रॉफिट देना है। तो अब मैं सुधा का शेयर निकाल लेता हूं इसमें। तो सुधा शेयर इन प्रॉफिट, देखिए ये टाइम था, ये जो मैं बोल रहा था ये यूज हो चुका है, तो हमने टाइम का यूज यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हम सीधा शेयर इन प्रॉफिट में जाते हैं, और ये प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ। कितना है, फर्म का प्रॉफिट 37,500। अब क्योंकि शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर तो हमें पता है उसका कितना है, 3/10। तो जब आप इसकी कैंसिलेशन कर कर फिगर को कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 11,250। तो 11,250 का प्रॉफिट हमें सुधा को पे करना है। लास्ट टाइम की जब डेथ का ये क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने बताया था ये प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इतने साल का एंड नहीं होता, इतने ही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाला जाएगा। जब लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा तो इसको डेबिट में लिखकर एडजस्ट कर दिया जाता है, और ये सिर्फ दिया भी सुधा को ही जाता है, बाकी किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो जीआर है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ये प्रॉफिट सिर्फ सुधा को दिया जाएगा। अब एक और चीज बचती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शेयर की कोई वैल्यू नहीं है, पर टाइम की बहुत वैल्यू है। तो आपको टाइम को कंसीडर कर
अब सुधा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सुधा की कैपिटल देखूं मैं तो 60,000 है। अब आपको इसके 60,000 पर ये 6% इंटरेस्ट देना है। साथ ही साथ ये इंटरेस्ट सिर्फ आप 3 मंथ का लेंगे तो आपको 3/12 करना पड़ेगा। ये टाइम के लिए हुआ है, ये परसेंटेज के लिए। तो जब इस बेस पर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो फिगर आती है 900 रुपए। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे सुधा को, वो वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 900। और यहां हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट अभी क्योंकि हम वो बना नहीं रहे हैं तो इसलिए अभी हम कहाँ डाल रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ये थी सारी एडजस्टमेंट हमारी, जो हमारे बैलेंस शीट में था वो हम सब डाल चुके। तो अब इस बेस पर हम अब सुधा का अकाउंट क्लोज करकर जो अमाउंट हमें सुधा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में अब इसका बैलेंस जाएगा और ये फिगर वो होती है जो हम निकालते हैं, ये गिवन नहीं होती। तो ऐसी हर फिगर को हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। तो देखिए अगर अब हम निकालते हैं तो ये 1,03,50 रुपए आती है। इसमें से लोन अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूं तो ये फिगर आ जाती है 90,350। तो ये क्वेश्चन था हमारा डेथ का, और इतना ही काम हमें करना होता है। वर्किंग नोट आप क्लियरली बनाएंगे। बाकी नॉर्मली क्या होता है कि 4 मार्क्स इसके होते हैं और 2 मार्क्स हमारे वर्किंग के होते हैं। कभी कभी वर्किंग के मार्क्स हट जाते हैं तो 6 मार्क्स यहाँ पहुंच जाते हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि शो योर वर्किंग क्लियरली। तो वर्किंग हमें अच्छे ढंग से ही करनी चाहिए सो दैट हम उनको समझा पाए। तो ये हमारा 6 नंबर का डेथ का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर डेथ के और ऐसे ही रिटायरमेंट के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।